कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में उदास बैठे हुए हैं और इनका नाम है एलेक्स और डूबी मॉरिसन। जो हॉस्पिटल में उदास बैठे हुए थे वो कई सालों से चाह रहे थे उनके घर में भी एक बच्चा हो, लेकिन उन दोनों की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी। वो डॉक्टर को चेक कराने आए थे, लेकिन दोनों की ही डीएनए रिपोर्ट नॉर्मल आती है। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा है आखिर गलती क्या हो रही है। डॉक्टर डूबी से कहते हैं शायद आप टेंशन के कारण गर्भधारण नहीं कर पा रही है, इसलिए आपको टेंशन छोड़कर हमेशा हैप्पी रहा करो। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। रात में जूबी एलेक्स से कहती है क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले ले और उन्हें वो कार्ड दिखाती है जो हॉस्पिटल में वो इसके पास छोड़ गया था। एलेक्स इसके लिए राजी नहीं था। उसका मानना था शायद हम दूसरे को बच्चे को इतना खुशी नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो जूबी की खुशी के खातिर उस आश्रम में पहुंच जाता है। वो एप्लीकेशन फॉर्म भरकर वहाँ के चीफ मिस्टर लेंग से मिलती है। चीफ पूछती है क्या उनके और भी बच्चा है, लेकिन जूही कहती है एक एक्सीडेंट के बाद वो गर्भधारण नहीं कर सकती है। ये कहते ही वो रोने लग जाती है। मिसेस लेंग उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती है। फिर वो उनको आश्रम में घुमाती है जहाँ जूही की नजर एक बच्चे पर जाती है जो बाकी सब बच्चों से अलग दिख रहा था। उसने टाई बेल्ट और सिर पे टोपी भी पहन रखी थी। जूही को देखकर वो मुस्कुरा रहा था। फिर मिसेस लेंग कहती है उनके सारे बच्चे बहुत स्पेशल हैं और वो उन सब को स्पेशल घरों में ही भेजती है। फिर मिसेस लेंग कहती है गोद लेने के प्रोसेस में कुछ ज्यादा समय लग सकता है। फिर वो अपनी कार के पास आते हैं तो वही बच्चा खिड़की से देख रहा था। वो जूबी को देखकर वो बच्चा मुस्कुरा कर हाथ हिलाने लग जाता है तो जूबी भी मुस्कुरा कर हाथ हिलाने लग जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर एलेक्स अपने काम पे चला जाता है। वहाँ पर वो एक खिलौनों की फैक्ट्री का मालिक है, लेकिन उनकी कंपनी पिछले कई सालों से लॉस में चल रही थी। वो बैंक से लोन लेकर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता था। हमें जूही को दिखाया जाता है जो एक कुक स्टोर चलाती है। वो बच्चों के लिए किताबें भी लिखती है, लेकिन अभी कई सालों से उसने लिखना बंद कर रखा है। वो आज अपना स्टोर जल्दी बंद करके घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद में दरवाजे पर रिंग होती है और ये वही बच्चा होता है जो आश्रम में जूही को देखकर मुस्कुरा रहा था। जूही से देखकर काफी हैरान हो जाती है। फिर वो अपना नाम इलाई बताता है और उसके हाथ में एक फॉर्म पकड़ा देता है और कहता है कि आश्रम वालों ने मुझे ही आपके घर भेजा है। इलाई घर के अंदर आकर उनसे चाय मांगता है। जूही उनकी उम्र के हिसाब से उसे गर्म दूध लाकर दे देती है और उसके लिए कार्टून चला देती है। न्यूज चैनल चलाने की कहता है। जूही को वो लड़का कुछ अजीब सा लगता है, इसलिए वो एलेक्स को फोन लगाकर घर पे बुला लेती है और कहती है मैंने अनाथ आश्रम में फोन किया था, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। इसलिए सच्चाई जानने के लिए उसे लेकर अनाथ आश्रम की तरफ जाते हैं। रास इलाई उसके बिजनेस और देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बात करता है। ये सुनकर एलेक्स भी हैरान रह जाता है, लेकिन वो 7 साल के बच्चे के मुख से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर उन दोनों को ही बहुत अच्छा लगता है। फिर वो अनाथ आश्रम पहुँचते हैं तो वहाँ पर इमरजेंसी वैन में किसी को ले जाया जा रहा होता है। इसमें मिसेस लैंग को ले जा रहे होते हैं क्योंकि उनकी तबीयत काफी खराब थी। फिर वहाँ का मैनेजर उस फॉर्म को देखता है, उसे उसमें सब कुछ ठीक लगता है। फिर वो कहता है जब मिसेस लैंग ठीक हो जाएगी तो उनसे कांटेक्ट जरूर करेगी। फिर वो कहती है जब तक आप चाहो तो इलाई को अपने साथ रख सकते हैं। ये बात सुनकर जूबी बहुत खुश हो जाती है और उसे देखकर एलेक्स भी राजी हो जाता है। फिर वो वापस घर जा रहे होते हैं तो वो दोनों आपस में कोई बात नहीं करते हैं तो इलाई कार में बज रहे गाने को गाने लग जाता है और उन दोनों को भी अपने साथ गाने को कहता है। ये देखकर जूही अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो भी गाना गाने लग जाती है। उसे देखकर एलेक्स भी गाना गाने लग जाता है क्योंकि आज बहुत सालों बाद जूही इतनी खुश दिख रही थी। रात को जूबी इलाई का बैग खोलकर देखती है, उसमें कपड़े अच्छी तरह से जमे हुए होते हैं। देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। तभी इलाई बाथरूम से बाहर आता है और उससे पूछता है कि कौन सा टूथपेस्ट सबसे अच्छा रहता है। के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जूही को हंसी आ जाती है। फिर वो ये सब बातें एलेक्स को बताती है तो एलेक्स सोने का बहाना कर कर बैठ जाता है। तो जूही समझ जाती है एलेक्स इलाई को अपने बेटे के रूप में
एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। फिर वो भी उदास हो जाती है। जब इलाई उसे उदास देखता है तो लाइब्रेरी में से एक मोटी सी किताब लेकर आता है, उसे पढ़कर सुनाने को कहता है, लेकिन जूही उसे नहीं सुनाती है और एक नई किताब को उसे पढ़कर सुनाती है। तो इलाई उसे बोलता है कि आप आज मेरे साथ सो जाओ ना। तो वो फर्श पर नीचे सो जाती है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो इलाई उसे टक लगाकर देख रहा होता है। तो उसे देखकर वो चौंक जाती है। तो इलाई उसे बताता है एलेक्स आज जल्दी ही काम पर चला गया है, लेकिन वो काम पर नहीं बल्कि वो तो बैंक में लोन लेने गया था। पिछले 2 महीने से उन्होंने अपने वर्करों को सैलरी नहीं दी थी, लेकिन उसने बहुत सारी लोन ले रखी थी। इस कारण से बैंक वाले उसे लोन देने से मना कर देते हैं और वहाँ से उठकर चले जाते हैं। फिर एलेक्स फैक्ट्री आ जाता है और अपने वर्करों को जैसे तैसे समझा देता है, लेकिन उसके चेहरे से वो घबराहट जा नहीं रही थी। फिर हमें इलाई को दिखाया जाता है जो जूही से पूछ रहा था कि दरवाजा हमेशा बंद ही क्यों रहता है। जूही उसे बताती है कि यह एक बेडरूम है, लेकिन इसमें जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। वो उसे पार्क में घुमाने लेकर जाती है, जहाँ पर एक भिखारी बैठा हुआ था। तो उनसे बात करने लग जाता है, वो उनसे अजीब अजीब सी बातें करता है। तो जूही को हंसी आ जाती है और वो उनसे छुट्टे पैसे मांग लेता है। वो उसे देखकर एक तारीख बताता है जो होती है 15 मई 2007। फिर जूही उनसे पूछती है उसे यह कैसे पता है। वो भिखारी उसे बताता है कि मुझे सब पता है। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जूही वहीं पर हैरान खड़ी रह जाती है। 15 मई 2007 को आखिर क्या हुआ था, ये बात अभी हमें नहीं बताई जाती है, ये हमें आगे पता चलेगी। फिर हमें एलेक्स की फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सैलरी ना मिलने के कारण सभी एम्प्लॉय नौकरी छोड़कर जा रहे होते हैं। एलेक्स उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब वहाँ से चले जाते हैं उसके पास सिर्फ एक ही एम्प्लॉय बचता है, इसका नाम टोंग होता है। परेशानी में एलेक्स ने जूही को फोन करके वहाँ बुला लिया था। जूही इलाई को लेकर कंपनी में आ जाती है और उसे यहाँ आकर पता चलता है एलेक्स ने उसे बिना बताए घर गिरवी रख दिया है। तो वो उसे बेच करके वहाँ से चली जाती है। जूही इलाई को लेकर घर आ जाती है। जूही इलाई से स्कूल जाने की बात करती है, लेकिन इलाई उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात करने लग जाता है। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर हंसने लग जाती है। फिर वो उसे बताती है कि हम कॉलेज के टाइम से एक दूसरे को पसंद करते थे। पहले हम बहुत मस्ती किया करते थे, लेकिन पिछले कई सालों से हमें पता नहीं कब हमने मस्ती की थी। अगले दिन जूही उसे स्कूल छोड़ आती है, लेकिन इलाई लंच टाइम में टैक्सी पकड़कर एलेक्स की फैक्ट्री चला जाता है। एलेक्स उसे वहाँ देखकर बहुत गुस्सा होता है। एलेक्स उसे वापिस स्कूल छोड़ने की कहता है और इलाई उसे डैड बुलाता है। एलेक्स उसे गुस्से से कहता है कि तुम मुझे एलेक्स बुलाया करो। और जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो इलाई उनकी खिलौनों की तारीफ करता है। तो एलेक्स का रुख बदल जाता है, क्योंकि मार्केट में उसकी खिलौनों की कोई भी वैल्यू नहीं थी। फिर वो दोनों घर जाते हैं तो दोनों को ही जूही के गुस्से का सामना करना पड़ता है। लेकिन थोड़ी देर बाद में एक डिलीवरी बॉय खाना लेकर आता है और जब उन दोनों को पता चलता है कि इलाई ने इस खाने का ऑर्डर दिया है, वो दोनों ही मुस्कुराने लग जाते हैं। इस तरह से एलेक्स भी इलाई को पसंद करने लग जाता है। रात में सोने से पहले जब जूही देखती है कि इलाई ने उस बेडरूम से एक टेडी बियर बाहर निकाल लिया है, वो उसे झटके से ले लेती है और उससे कहती है कि आज की बात तुम उस बेडरूम में नहीं जाओगे। फिर आधी रात को इलाई अपने बेडरूम से निकलकर उसी गार्डन में जाता है जहाँ पर वो भिखारी रहता था और उसे जगा कर उससे बात करने लग जाता है। और वो भिखारी उससे पूछता है कि तुम्हारी नई फैमिली कैसी है। इलाई बताता है कि वो दोनों ही मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। इलाई उसे कहता है कि मुझे रोज रोज स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है। फिर भिखारी उसे बोलता है तुम्हें थोड़ा समय तो रखना ही होगा, हर काम में थोड़ा समय तो लगता ही है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स अपनी फैक्ट्री पर बैठा हुआ था। अभी उसके पास एक बिजनेसमैन आता है जो उसका माल खरीदता था, लेकिन वो यहाँ यह करने आया है क्योंकि अब वो उसका माल नहीं खरीद सकता है। एलेक्स उसे कहता है क्या हुआ, अब
तब वो बताता है इस महंगाई के जमाने में हमारे खिलौने बिक नहीं रहे हैं। फिर उसे 2 चॉइस देता है, या तो तुम अपनी फैक्ट्री बेच दो या फिर नए आइडिया के साथ मेरे पास आना। यह बात सुनकर एलेक्स टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसने बहुत सारे पैसे खर्च करके इतना बड़ा खिलौनों का स्टॉक बनाया था, लेकिन जब उसके खिलौने बिकेंगे नहीं तो वो कंगाल हो जाएगा। फिर वो अपने पापा की कब्र पर जाता है और उनसे माफी मांग कर कहता है कि जिस फैक्ट्री को आपने 50 साल पहले खड़ा किया था आज वो बंद होने की कगार पर आ गई है। तभी उसके पास वो भिखारी आ जाता है और पास की कब्र पर लगे फूलों को दिखाकर वो वहां से चला जाता है। इसी के साथ ये पार्ट यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।